गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग 11th में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि ये चैप्टर बिल्कुल अलग है बाकी सारे चैप्टर से जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा हुआ है अलजेब्रा में, कोऑर्डिनेट में या ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। और मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि इस चैप्टर से हर एक बच्चा भागता है। उसका रीजन क्या है बच्चों, मैं आपको बता दूं। क्योंकि जब ये चैप्टर पढ़ाया जाता है तो उस समय उनके बेसिक चीजें क्लियर नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे के मन में जो डाउट्स हैं, जो बच्चों के लगता है कि सर ये चीजें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही है, वो उनके माइंड में रह जाता है और जिसकी वजह से उनका ये चैप्टर हमेशा से वीक रहा है। और मैं आपको बता दूं कि 90% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो जे एडवांस के क्वेश्चन कर पाए। तो बच्चों आज हम लोग इस चैप्टर को कुछ इस तरीके से स्टार्ट करेंगे कि आपको बिल्कुल ऐसा फील नहीं होगा कि सर ये चैप्टर बिल्कुल टफ है हम लोग के लिए। चीजें बहुत ही आसान है, बहुत स्मूथली हम लोग चलेंगे, हर चीजों को बेसिकली कवर करते हुए जाएंगे। और एक एक हम लोग जो भी चीजें को कवर करेंगे उसको मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर तरीके से समझ में आए। तो बच्चों हम लोग का जो मेन मोटो है इस चैप्टर में कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसको मैं बेसिक से अगर स्टार्ट करूं तो देखो हम लोगों ने क्लास 9-10 तक रियल नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ है ना। रियल नंबर सिस्टम क्या था, जहां पर हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ते थे, रियल नंबर्स के बारे में पढ़ते थे, जैसे 2, 3, 1/2, 1/4, √2, √3 पढ़ते थे। तो आखिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमें क्यों जरूरत पड़ी अपने सिस्टम, या कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यों वैल्यूएशन हुआ यहाँ पर, ये चीज हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखा ये जाए कि कभी कभी जब हम कुछ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बच्चों, तो हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। वो इक्वेशंस ऐसे होते थे जिनको हम सॉल्व नहीं कर पाते थे किसी वजह से। जैसे आपके सामने अगर मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, जैसे x² + 1 = 0। जब मैं आपके सामने ये इक्वेशन लिखा और मैंने आपसे कहा कि बताओ x की कौन सी वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो मोस्ट ऑफ द बच्चे कहते थे कि सर नो सॉल्यूशन, और सही भी होते थे। आखिर रीजन क्या है, उसका रीजन मैं आपको बता दूं। ये जो x² है ये क्या है, एक स्क्वायर, यानी कि एक नंबर का स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है। और हम लोग पढ़े थे कि रियल नंबर में किसी भी नंबर को अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो वो हमेशा क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है। दूसरा, अगर एक पॉजिटिव नंबर में ही मैं दूसरा पॉजिटिव नंबर ऐड करूं तो क्या ये कभी 0 बन पाएगा, कभी ये खत्म हो पाएगा, कैंसिल आउट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इस वजह से हम ये कहते थे कि बच्चों ये कभी भी हमें सोल्यूशन नहीं देता। तो ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस हमें फिजिक्स में भी मिलते थे, केमिस्ट्री मिलते थे, आगे जाके एडवांस में, जो हम लोग के लिए बहुत प्रॉब्लम थे। तो इस वजह से हम लोगों को एक सिस्टम इवेल्युएट करना पड़ा, एक नया सिस्टम बनाना पड़ा, जिस सिस्टम के अंतर्गत हम क्या करते हैं, ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मेन इवोल्यूशन हुआ वो इसी वजह से हुआ कि कुछ ऐसे इक्वेशन जिनको हम सॉल्व नहीं कर पाते थे रियल सिस्टम में, हम उनको सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज करें। तो बेसिकली जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्या चीजें आनी चाहिए सबसे पहले। तो इसको मैं एक चीज आपको बता दूं, कॉम्प्लेक्स नंबर की जब भी बात की जाए तो आपके माइंड में एक ही चीज आए कि एक ऐसे नंबर का सिस्टम होगा जिसमें रियल नंबर्स तो होंगे ही होंगे और साथ ही साथ इसके साथ कुछ इमेजिनरी नंबर्स भी होंगे। अब ये इमेजिनरी नंबर क्या है, इस बात के लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेजिनरी नंबर क्या होगा सर यहाँ पर? तो जब हम इमेजिनरी नंबर की बात कर रहे हैं तो ये एक अलग ही सिस्टम बन गया, एक अलग ही हम लोग कह सकते हैं हम लोग के पास नंबर्स आएगा और वो नंबर का नेचर कुछ अलग सा होगा। तो उस नंबर को हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस चीज को ही देखेंगे। तो हम लोग के सामने ये था कि जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने यहाँ पर इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश की, तो हम लोगों ने क्या किया, इसको लिखा कुछ इस तरीके से x² = -1, ठीक है। और जब x की वैल्यू निकालनी आई तो हम लोगों ने क्या किया, इसको प्लस माइनस √-1 लिख दिया। तो ये हमारे पास जो x की वैल्यू आई प्लस माइनस √-1, तो ये जो √-1 था ये कभी भी हम लोगों ने अपने रियल सिस्टम में नहीं पढ़ा, क्योंकि आपको याद होगा कि रूट के अंदर नेगेटिव हमने कभी नहीं पढ़ा। हमने जब भी पढ़ा रूट के अंदर पॉजिटिव पढ़ा, चाहे 2, 3, 4, 1/2, 1/3 इस तरह से पढ़ा। तो बेसिकली हुआ ये कि जब हम लोग ने यहाँ पर रूट के अंदर माइनस नेगेटिव देखा तो हम लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया कि भाई ये तो एक अलग टाइप का नंबर मिल गया हमें, ये तो एक अलग चीज हम लोग को मिल गया। तो ये जो अलग दिख रहा है, ये जो अलग टाइप का नंबर दिख रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर सिस्टम।
यानी कि हम लोग जब भी हम किसी भी प्योरली इमेजिनरी नंबर की बात करेंगे तो उसमें ये चीजें इन्वॉल्व हो जाएंगी, यानी कि रूट अंडर -1। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे रूट अंडर -2, रूट अंडर -4, रूट अंडर -1/2, ये सारे के सारे नंबर्स इसी कैटेगरी में आते हैं। एक्चुअली में क्या है ना कि इनकी एक अपनी एक कैटेगरी है, जैसे रियल सिस्टम की कैटेगरी, इनकी भी एक अलग कैटेगरी बन गई है कि भैया रूट के अंदर जहां भी हम लोग को नेगेटिव साइन दिख जाए तो ये हम लोग का प्योरली इमेजिनरी नंबर्स बन जाता है। तो हम इसी नंबर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। यानी कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बात करेंगे तो आपके माइंड में आएगा कि सर नंबर्स जो रियल भी हो सकते हैं और नंबर जो इमेजिनरी भी हो सकते हैं या प्योरली इमेजिनरी भी हो सकते हैं। ये इमेजिनरी और प्योरली इमेजिनरी के बीच एक छोटा सा डिफरेंस है जो मैं आपको आगे जाके बताने वाला हूँ। अभी फिलहाल मैं बस इतना बता रहा हूँ कि हम लोग का जो इमेजिनरी नंबर है या प्योरली इमेजिनरी, उसमें ये चीजें इन्वॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो जानी चाहिए आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लोग का रियल नंबर के साथ साथ इमेजिनरी नंबर या प्योरली इमेजिनरी नंबर भी कंसिडर किया जाता है। तो अब हम लोग इसको एक प्रॉपर वे में लिख लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। किस तरीके से करना है वो देख लेते हैं। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स सिस्टम इज ए सिस्टम in which we consider real number system as well as imaginary number system। ठीक है, तो ये हो गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर की बात। तो अब हम लोग आते हैं कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इसको डिफाइंड कैसे करते हैं, ठीक है, या उसको लिखते किस तरह से। तो जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम इमेजिनरी नंबर की बात करें तो हम लोगों ने कहा कि अगर मान लीजिए हम कोई इक्वेशन सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है, जैसे इफ x is a number belongs to complex system and और हम लोग के पास कोई इक्वेशन है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसको हमने सॉल्व करके कैसे लिखा था, यहां से देखो प्लस माइनस अंडर रूट -1 लिखा था। तो हम लोग का ये जो पार्ट है बच्चों जी, इसको हम लोग कहेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब इतना हमें पता चल गया कि रूट के अंदर नेगेटिव वाला जो पार्ट है उसको हमेशा प्योरली इमेजिनरी नंबर ही कहा जाएगा। तो अब नेक्स्ट पार्ट है कि इसको हम लोग हमेशा इस तरह से लिखेंगे कि कुछ और भी तरीका है। तो होता क्या है कि रूट के अंदर नेगेटिव को लिखना थोड़ा सा और टाइप का लगता है, तो हम लोगों ने क्या किया, इसके लिए एक सिंबल डिफाइन कर दिया, ठीक है। वो सिंबल कुछ इस तरह से हमने बनाया, उसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं। हमने डिफाइन किया कि आई जो है वो रूट अंडर -1, यानी कि कहीं भी अगर रूट अंडर -1 दिख जाए तो उसको हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इस सिंबल आई को आयोटा कहा जाता है, ठीक है, ये ग्रीक सिंबल है।
जिसका हम लोग ये मीनिंग निकालते हैं कि आई कहीं भी है तो वो रूट अंडर माइनस वन। ठीक है, तो अगर मान लो कभी भी हम इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, जैसे इसी इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों ने यहां पर क्या किया कि x को लिखा प्लस माइनस आई होगा। ठीक है, तो यहां पर जो i है वो एक तरीके से क्या कर रहा है, i हम लोग को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक ऐसा सिंबल है जो किसी भी नंबर के साथ अगर आ जाए, किसी भी नंबर के साथ अगर आ जाए तो वो उसको प्योरली इमेजिनरी नंबर बना देता है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि आगे जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब सॉरी जितने भी टॉपिक पढ़ने वाले हैं उन सब में ये सब चीजें आने वाली है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखो कि कहीं भी अगर मुझे दिख जाए कि कोई एक नंबर है भाई, उसके साथ आयोटा दिख गया, तो वो आप मत समझना कि रियल सिस्टम का पार्ट है, वो मेरा इमेजिनरी सिस्टम का पार्ट बन जाता है। तो इस बात को हमेशा कंसिडर रखो, इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि आई की वैल्यू फिक्स है रूट अंडर माइनस वन, और कोई वैल्यू इसको हम असाइन नहीं करते, ये चीजें फिक्स है यहाँ। ठीक, तो अब जैसे यहां पर x की वैल्यू हमने प्लस माइनस आई निकाली, तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि i जहां भी आएगा, जिस नंबर के साथ आएगा, वो हम लोग का नंबर प्योरली इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। जैसे कि अगर हम देखें यहां से रूट अंडर माइनस फोर, तो भाई रूट अंडर माइनस फोर को हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर माइनस फोर है, इसको हम माइनस वन इंटू फोर लिख सकते हैं। फोर जो है वो टू, इसका स्क्वायर रूट टू हो जाएगा, तो रूट अंडर माइनस वन, और रूट अंडर माइनस वन की वैल्यू होती है आयोटा, तो ये क्या हो गया टू आई, यानी कि ये जो नंबर है वो क्या कहला रहा है, टू आई कहला रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना टू आई जो है वो टू और आई मल्टीप्लीकेशन फॉर्म होता है बेटा, इसमें ये मत समझने कि टू आई एक सिंबल हो रहा है, टू और आई के बीच एक मल्टीप्लीकेशन है जो यहाँ आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो टू आई हम लोग का ये एक नंबर, तो ये हम लोग का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है, प्योरली इमेजिनरी नंबर। इसी तरीके से माइनस 25 बाई डाई, यहां भी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5/3 का होल स्क्वायर, तो ये हम लोग का 5/3। अब किसी किसी के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर आई जो है वो तो एक वैल्यू है, तो इसका मतलब इस पे कुछ पावराइज किया जा सकता है क्या, इसको डिनोमिनेटर में रखा जा सकता है क्या, ये पावर में आ सकता है? तो बच्चों आपको बता दो बिल्कुल ऐसा होगा, यानी कि हम लोग यहां पर कुछ ऐसी भी चीजें डिफाइन करेंगे आगे जाके जो आपको मिलने वाली हैं। जैसे आपको मैं बता दूं आई की पावर 1/2i, 5 की पावर आई, मतलब आपके माइंड में ये जरूर आ रहा होगा कि सर अगर आई एक फिक्स्ड वैल्यू है तो इसको किसी पावर से राइज कर सकते हैं और कोई ना कोई वैल्यू आई, डेफिनेटली आई एक वैल्यू है तो डेफिनेटली ये डिनोमिनेटर में भी हो सकता है और ये पावर में भी हो सकता है, यानी कि आई हर जगह इन्वॉल्व हो सकता है। बिल्कुल सही, आई हर जगह इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहां पर आई को एक वैल्यू की तरह समझोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आप आई को कुछ और समझोगे तो हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो। आई को बस माइंड में सेट रख लो कि भैया ये जो है रूट अंडर माइनस वन को रिप्रेजेंट करता है, तो वो इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और इस फॉर्म में। तो ये जो हम लोग का बेसिक है कि हम लोगों ने किस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर यूज किया, किस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया, ये देखा। तो अब हमने बताया कि प्योरली इमेजिनरी नंबर तो हम लोगों ने इस तरह से यहाँ पर लिख के दिखा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर बात आते हैं कि चीजों को थोड़ा सा और अच्छे वे में लिखते हैं कि हम लोग का जो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है बच्चों एक तरीके से पेरेंट्स सिस्टम है, और इसी पेरेंट सिस्टम का एक पार्ट रियल सिस्टम पार्ट है और एक पार्ट हम लोग का प्योरली इमेजिनरी पार्ट्स होता है या इमेजिनरी पार्ट्स होता है। तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हम लोग कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर रियल सिस्टम इसका पार्ट है और एक है इमेजिनरी सिस्टम। तो अगर कोई ये कहे कि सर टू क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिल्कुल है।
क्या 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है? बिल्कुल है। क्या -2 कॉम्प्लेक्स नंबर है? बिल्कुल है। यानी कि ये तो कभी मत सोचो कि हम लोग का रियल सिस्टम में जो भी नंबर मैं लिखता हूँ वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं कहला सकता। बिल्कुल कहला सकता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि एक बिल्डिंग की तरह है। उस पूरे बिल्डिंग का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसके छोटे छोटे जो रूम्स है बच्चों, उसमें से एक रूम मेरा रियल नंबर है और दूसरा नंबर जो रूम है वो मेरा इमेजिनरी सिस्टम है। तो इस तरह समझोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हम लोग का रियल सिस्टम है और इमेजिनरी सिस्टम है। तो इसका मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जब मैं लिखने चाह रहा हूं तो कुछ एक स्पेसिफिक वे से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ताकि वो मुझे रियल सिस्टम को भी रिप्रेजेंट करे और इमेजिनरी सिस्टम को भी रिप्रेजेंट करे। जैसे अगर मैं यहां पर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता हूं, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंट एज, जनरली इसको हम लोग स्मॉल जेड या कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ए प्लस आयोटा बी। ठीक है। अब ये आपको कुछ नया सा दिख रहा है, ए प्लस आई बी एक नया नंबर है भाई, ए प्लस आई बी दिख गया। तो आपको मैं बता दूं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर भी हो सकता है और इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है। इसमें ए और बी क्या है जिसको समझ जाओ अच्छे से, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि हम लोग का जो ए और बी है, ये ए और बी ये दोनों दोनों हम लोग के क्या है, रियल पार्ट्स है। ए और बी बिलोंग्स टू रियल। ये ध्यान रखना कि ए और बी रियल होता है, ऐसा नहीं कि आप ए और बी को इमेजिनरी ले सकते हो। ठीक है, ए और बी हमेशा रियल को ही, जैसे 2 3 4 5 6 7 ये। और आयोटा जो है वो तो अपनी वैल्यू रखता ही है, आई इक्वल टू रूट अंडर -1। तो ये सब चीजें हैं जो बेसिक किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने में काम आ जाती है। ठीक है। अब यहां पर जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल देख सकते हो आप आराम से, जैसे z इक्वल टू 2 प्लस 3i। ठीक है, या z इक्वल टू -1 प्लस 4i, z इक्वल टू -1/2 -3/2i। ये सभी के सभी कॉम्प्लेक्स नंबर ही हैं। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में जाते हैं, तो आपके माइंड में आया कि सर ए और बी को जीरो रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते बच्चों, ए और बी भी हम लोग का जीरो। लेकिन जब ए और बी जीरो हो जाएगा तो ये खास टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, एक खास टाइप का सिस्टम आ जाएगा। मतलब जैसे मैंने कहा कि एक बिल्डिंग है, उसके दो रूम्स हैं, एक रूम हम लोग का रियल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो दूसरा इमेजिनरी सिस्टम को। तो बस आप ये समझ जाओ कि जब मैं ए और बी में से किसी एक को जीरो कर दूंगा तो होगा क्या कि ये जो होगा वो किसी एक रूम को रिप्रेजेंट करेगा, या तो वो मेरा रियल सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा या प्योरली इमेजिनरी। इसको हम लोग थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं यहां पर। जैसे इफ a इक्वल टू 0, जब a मेरा 0 हो जाएगा तो आप z जो लिखोगे वो क्या लिखोगे, आयोटा b। और b क्या है, एक रियल नंबर है। तो ये आपको जो मिलेगा ये मिलेगा आपको प्योरली इमेजिनरी नंबर, यानी कि एक ऐसा नंबर जिसमें कोई भी रियल पार्ट नहीं दिखता। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो z इक्वल टू 2i 3i -1/2i, ये सभी के सभी क्या है, प्योरली इमेजिनरी नंबर। इफ b इक्वल टू 0, अगर b 0 हो जाए तो क्या होगा भाई, अगर b 0 हो जाए तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो z इक्वल टू a आ जाएगा। और z इक्वल टू a यानी a हम लोग का एक रियल पार्ट है, एक रियल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये होगा प्योरली रियल नंबर। ठीक है। यानी कि अगर a 0 हो गया तो प्योरली इमेजिनरी और b 0 हो गया तो प्योरली रियल।
तो आप ये चीज क्लियर समझ सकते हो कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो प्योरली रियल भी हो सकता है और प्योरली इमेजिनरी भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू ए और बी क्या हम लोग का जीरो। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए देखा जाए, z इक्वल टू 2, z इक्वल टू 5, z इक्वल टू 2 की पावर 100, ये सभी के सभी क्या है, प्योरली रियल सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग का यहाँ पर जो है प्योरली रियल पार्ट यानी प्योरली रियल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आपको अब क्लियर हो गया होगा कि ये एक्चुअली में दो सिस्टम से मिलकर बना हुआ है, प्योरली रियल सिस्टम और प्योरली इमेजिनरी से, जिसमें हम लोग का कोई भी एक जीरो हो सकता है। ठीक है, इस बात को हम लोगों ने क्लियर कर लिया। तो अब नेक्स्ट चीजें जो कॉम्प्लेक्स नंबर में आती हैं वो है कि सर रियल नंबर का जितना भी ऑपरेशन है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिविजन्स, क्या वो सारी चीजें कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एप्लीकेबल होती हैं? तो बच्चों आपको मैं बता दूं, बिल्कुल एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन सब होता है। आपको एक और चीज मैं बता दूं कि कोई भी ऐसा सिस्टम हम खुद से नहीं बना सकते जो इन सारे ऑपरेशन को वैलिडेट ना करता हो, मतलब उसमें सब्सट्रैक्शन ना एग्जिस्ट करता हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। यानी कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम में भी हम लोग का ये सारे ऑपरेशंस होते हैं। हाँ, कुछ एक ऐसी पॉसिबिलिटीज आपको दिखेगी जो हम लोग को रियल से अलग कर देगी, और वो है इनइक्वालिटी, यानी कि कंपैरिजन बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे दो नंबर के बीच, जैसे रियल नंबर के बीच कंपैरिजन होता था, जैसे 5 और 2 में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है। लेकिन अगर इमेजिनरी नंबर की बात की जाए कंपैरिजन, तो बच्चों वो चीजें नहीं हो सकती यहाँ पर। तो ये चीज को मैं आगे डिस्कस करूंगा कि क्यों नहीं कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं दोनों के बीच, लेकिन उसके पहले भी कुछ चीजें हैं जो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गया बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पर हम लोगों ने ये चीज को डिस्कस किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइंड कैसे होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा कैसे जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या चीजें हो सकती है। ठीक है, अब कुछ और भी चीजें मैं यहां पर आपको नोट करके बता रहा हूं, ध्यान से देखते जाना। जनरली हम लोग बहुत जगह पर ए और बी को एक अदर वे से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ए जो है वो हम लोग का रियल पार्ट ऑफ जेड कहलाता है, यानी कि आप आगे चैप्टर में पढ़ो देखोगे कि हम लोग रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल आर ई ऑफ जेड भी लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है रियल पार्ट ऑफ जेड। बी को हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, यानी कि एक्चुअल में ए हम लोग का रियल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है और बी हम लोग का इमेजिनरी सिस्टम को, इसलिए ए को रियल पार्ट ऑफ जेड और बी को इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड लिखा जाता है। तो ये चीजें आप हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी चीज, तो ये चीज हम लोग बेसिक देख लिया। अब जैसे कि हम लोग यहाँ बात करते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए तो उसमें हम लोग रियल सिस्टम या रियल नंबर कैसे लिखेंगे, इस चीज में ध्यान। जैसे कि एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, उस चीज को देख लो अच्छे से। जैसे मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया आपको √2 + 3i, तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि रियल पार्ट ऑफ जेड कितना होगा, तो रियल पार्ट ऑफ जेड है √2 के बराबर, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है, तो ध्यान रखना उसमें आयोटा लिखने की जरूरत नहीं होती है। इमेजिनरी पार्ट सिर्फ 3 लिखा जाता है, उसको आयोटा नहीं लिख देना वहां पर, क्योंकि आयोटा जो है वो तो मल्टीप्लाई होकर उसको इमेजिनरी बनाया है, इसलिए 3 उसको लिखना है, हमेशा इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो रियल पार्ट ऑफ जेड √2 हो गया और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का कॉम्प्लेक्स का बेसिक। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ेंगे ये भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो बच्चों सबसे पहले तो अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें क्या क्या चीजें आएंगी ये मैं बता दे रहा हूं पहले। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करें तो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे उसको मैं एक बार यहाँ पर समराइज कर रहा हूं। जैसे एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ,
टू कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी या कंपैरिजन बिटवीन इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड 6 है इनइक्वालिटी या कंपैरिजन बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये सब चीजें पहले हम लोग बेसिक में देखें, आगे भी अलजेब्रा पार्ट हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, लेकिन ये सब चीजें वो ऑपरेशंस है जो रियल सिस्टम में पढ़ते आए हैं, रियल सिस्टम में करते आए हैं, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ये सब चीजें पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे जाकर जो है बाकी चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कि ये सारे ऑपरेशन हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, बहुत ही सिंपल से वे में आपको हर चीज एकदम क्लियर हो जाएंगी, कहीं भी डाउट नहीं होगा, और कोई भी डाउट है तो आप वहां पर डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। गुड नाइट एंड हैव ए नाइस डे।